हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक, जिसका टाइटल है संसाधन एवं विकास। आज से हम आपके लिए नई सीरीज लेकर आए हैं। जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया था क्लास 6 की एनसीईआरटी और क्लास 7 की एनसीईआरटी को हमने कवर करा दिया है और ये फुल कंप्लीट हो गई है। जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारे YouTube चैनल अकेडमी पर जाकर इन वीडियोस को देख सकता है। तो आज से जो हमारा लेक्चर डिस्कशन रहेगा क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, उसका सबसे पहला नंबर, सबसे चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिसोर्सेज, संसाधन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। संसाधन को कैसे देखते हैं, मतलब क्या है संसाधन, व्हाट इज रिसोर्सेज। जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? पानी पीते हैं। और घरों में जैसे आप ये अभी वीडियो लेक्चर किस पे देख रहे हैं? आप मोबाइल पे देख रहे हैं, कुछ बच्चे लैपटॉप पे देख रहे होंगे, कुछ फोन पे देख रहे होंगे अपने। तो ये क्या है? ये भी आपके संसाधन है। घरों में प्रयोग होने वाली बिजली से आप अपने फोन और लैपटॉप को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। घर से स्कूल जा रहे हैं, किस माध्यम से जा रहे हैं? साइकिल से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, तो वो क्या है? वो सब क्या है? संसाधन है। ये सब क्या है? ये सभी एक संसाधन है, रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज की आपको डेफिनेशन के बारे में बताते हैं कि होते क्या है। अब ये जितने भी संसाधन है, इनमें आप कॉमन चीज देखेंगे। ये जो चीज है हमारी, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और वेजिटेबल्स है हमारी, ये मोबाइल है, लैपटॉप है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब क्या है? कॉमन चीज देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। इनमें से जो सभी वस्तुएं हैं उनका उपयोग क्या करा जा रहा है? आपके द्वारा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनका उपयोग किया जा रहा है। तो अब आप देखते हैं कि जो भी चीज हमारे लिए उपयोगी है अथवा कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु है और ये जो पदार्थ हैं, इनकी उपयोगिता ही किसी वस्तु को क्या बना रही है? संसाधन बना रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु जिसकी उपयोगिता हो, जिसकी कोई उपयोगिता हो, वो क्या है? संसाधन कहलाती है। जैसे दे provided us utility। अब वो जो वस्तु है हमें क्या कर रही है? क्या प्रोवाइड कर रही है? उपयोगी है हमारे लिए। ओके, यूटिलिटी है उसकी कुछ। और हमारी ये जो उपयोगी है, ये क्या कर रही है? हमारी नीड को क्या कर रही है? ये हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। दे सेटिस्फाई अवर नीड। तो ये जो वस्तुएं हैं हमारी आवश्यकताओं को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वी पे, हम क्या कर रहे हैं? वी पे वैल्यू फॉर देम। उन वस्तुओं के लिए हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं एक वैल्यू। हर मूल्य का क्या होता है? एक महत्व होता है। तो जैसे कोई संसाधन है, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको पे कर रहे हैं और उनका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। अब आपको संसाधन की डेफिनेशन के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है कि या कोई भी वस्तु है या कोई पदार्थ है और इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता, पदार्थ की यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ये क्या बना रही है? उस पदार्थ को क्या बना रही है? संसाधन बना रही है। अब हम देखेंगे कि हम जो हमें वस्तु सेटिस्फाई कर रही है हमारी नीड को, उसको हम क्या कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं और वैल्यू फॉर देम, उनके लिए। अब हम देखेंगे यहीं से कि जो ऑल द रिसोर्सेज होते हैं, साथ जो सभी रिसोर्सेज हैं, ऑल द रिसोर्सेज हैव वैल्यू। जो भी संसाधन है उनकी क्या होती है? वैल्यू होती है, उनका महत्व होता है और उनकी कीमत होती है, प्राइस होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है उनकी। क्लियर? अब हम संसाधन पे चलते हैं और जो हमने आपको समझा दिया है उसके बारे में देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। अब देखें, इसमें लिखा है एवरीथिंग दैट इज यूज्ड टू सैटिस्फाई नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम संसाधन कहलाते हैं, संसाधन कहला रहे हैं वो हमारे। और हमने आपको इस बात के बारे में बता दिया। हमारा मोबाइल है, हम उससे क्या कर पा रहे हैं? कॉल कर पा रहे हैं। तो वो हमारी नीड को क्या कर पा रहा है? सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। आपने अपना लैपटॉप लिया है, लैपटॉप में आप हमारे YouTube अकेडमी चैनल को क्या कर रहे हैं? वहां से पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, तो आपकी नीड भी पूरी हो रही है। लैपटॉप आपका किस काम के लिए आ रहा है? ये एक आपके लिए रिसोर्स का काम कर रहा है। होता क्या है? सभी संसाधन का क्या होता है? मूल्यवान होते हैं। ऑल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल। वी पे वैल्यू फॉर देम। और हम उनकी क्या करते हैं? उन्हें पे करते हैं। किसके लिए? हमारी जो नीड है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, उसकी वैल्यू दे रहे हैं उस रिसोर्सेज की। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जो पदार्थ है, पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या महत्वपूर्ण है? समय
और टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं किसके लिए? रिसोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हम समय और टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे कैसे वो ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे संसाधनों को। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रांसपोर्टेशन को कैसे हमें गति मिली। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें क्या हुआ, हमने पहिए का आविष्कार किया। ह्यूमंस क्या करता है, ह्यूमंस ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्या कर रहा है, संसाधनों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उनमें संसाधनों में परिवर्तन कर रहा है और उनको अपने हिसाब से उसमें क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, अपने थॉट से उनके THOUGHS थॉट्स, तो लोग अपने, लोगों के विचार हैं, उनकी नॉलेज है, उनके ज्ञान है, ओके, ज्ञान के कारण और आविष्कार के कारण, इन्वेंशन के कारण क्या कर रहे हैं, वो संसाधनों का परिवर्तन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। जो आविष्कार और खोज से ही क्या हो रहा है, संसाधनों की रचना हो रही है। क्लियर, संसाधनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। टाइम में जो शुरुआत में प्राचीन काल में जो हमारा आदि मानव था, उसने आग जलाने के लिए क्या करा था, दो पत्थरों को आपस में क्या करा, टक्कर मारी, तो वहां से चिंगारी निकली। अब हमने क्या करा, उस खोज से क्या करा, उसका आविष्कार करा, आग का आविष्कार करा, और अब क्या कर रहे हैं हम, उसी आग से क्या कर पा रहे हैं, खाना पका रहे हैं। खाना बनाने की पद्धति का शुरुआत हुई, आविष्कार हुआ। शुरुआत में जब हमने पहिए का आविष्कार करा, अब उसी पहिए के माध्यम से हमने क्या करा, उसमें और स्किल्स, अपनी स्किल्स को अपने ज्ञान से, अपने थॉट से क्या करा, मोटरसाइकिल बनाई हमने, ओके, कार बनाई। तो हम देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है, अब वो क्या हो गया, जो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन की गति बहुत कम थी, अब ट्रांसपोर्टेशन की गति को क्या हुआ, हमने और डायनामिक हो गया, बहुत तेज कर दिया है। जो हमारे संसाधन थे शुरुआत में, टाइम और टेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं, उन रिसोर्सेस को और ट्रांसफॉर्म में कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा करते जा रहे हैं। फिर हमने क्या करा, जो नदियों में हमें प्राकृतिक, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे जैसे नदी वगैरह है, उसमें क्या था, जल बह रहा है, तो हमने टाइम एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हुआ, उस बहते हुए जल से क्या करा है, हमने ऊर्जा का उत्पादन किया, ओके, हमने वहां से एनर्जी जनरेट करी। क्लियर, तो हमने बहते हुए नदी के जल के पानी को भी हमने क्या बनाया, एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रिसोर्सेस बनाया। ओके, तो ये लाइन ये इसलिए दी, अब आप इसको समझ गए होंगे कि जो पदार्थ है, पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन करने के लिए महत्वपूर्ण समय और टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस के बारे में देखेंगे, संसाधनों के प्रकार के बारे में देखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और इनका किन किन आधारों पे, किन किन बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं, संसाधनों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला संसाधन जो हमारा है वो है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, मानव निर्मित संसाधन। ये कौन से संसाधन होते हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, मैन मेड रिसोर्सेज कह रहे हैं। और तीसरा क्या होता है, मानव खुद में ही क्या है, रिसोर्स है एक। तो लोग क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, मानव संसाधन होते हैं। ओके, तो इन तीन संसाधनों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। अब जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, हमें जो हमें नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, नेचर से गिफ्टेड है हमें, उसको हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल संसाधन कह रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं, बिना किसी संशोधन के इसे उपयोग में लेते हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन कह रहे हैं। प्रकृति से प्राप्त वे संसाधन जो अधिक संशोधन के बिना, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, ऐसे संसाधनों को हम क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन कह रहे हैं। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज के। वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सभी प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर, अब इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। ये आपको नेचर के द्वारा बिल्कुल फ्री में गिफ्टेड है, फ्री बोल सकते हैं, गिफ्टेड बोल सकते हैं। ओके, और इनका उपयोग हम सीधे कर सकते हैं। जैसे हमारा सॉइल हो गया, एयर हो गया, हमारा एयर हम सांस ले रहे हैं, उसके आपको किसी को पैसे तो देने नहीं पड़ रहे हैं, तो ये आपको प्रकृति के द्वारा गिफ्ट में मिला है। वाटर, नदी में बहता हुआ जल को आप अगर
पी रहे हैं तो उसके भी आपको रुपए नहीं है। अब लोगों ने क्या करा है, उसको बोतल में भरकर वो लोग बेच रहे हैं। क्लियर, वो अलग चीज है। सॉइल हो गई आपकी, सॉइल भी आपको क्या हो रहा है, फ्री में ही मिल रही है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पर्यावरण, और मिनरल्स आपको कैसे मिल रहे थे, मिनरल्स भी आपको प्रकृति की ओर से गिफ्ट है। क्लियर, तो ये जितने भी हैं ये हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को इनके विकास, इनके प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार, वितरण के आधार पर इनको क्लासिफिकेशन करा है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ यूज, ओरिजिन ऑफ रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनको क्या करा गया है, क्लासिफाइड करा गया है। तो सबसे पहले हम कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। तो हम देखेंगे सब, इसका जो फर्स्ट टाइप है उसे कहते हैं हम वास्तविक संसाधन, और सेकंड टाइप को क्या कह रहे हैं हम, संभाव्य संसाधन कह रहे हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे कि जो एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज होते क्या है। ये हमारा क्या है, वास्तविक संसाधन है, और ये हमारा क्या है, संभाव्य संसाधन है, रियल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जिनकी संख्या हमें ज्ञात हो। तो ये कौन से, ये हो गए द नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर नोन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, कोयला है, हमारा कोयला रिजर्व है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, फॉसिल फ्यूल्स है। ये हमारे क्या है, वे संसाधन जिनकी संख्या ज्ञात हो, हमें पता है। ओके, और इनका यूज हम कब कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में हम इनका यूज कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं संभाव्य संसाधन के लिए पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात ना हो, इस समय प्रयोग में नहीं है, जिनकी हमें अभी पता नहीं है कितनी मात्रा है, और इस समय प्रयोग में भी नहीं है। तो इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन से हैं, यूरेनियम। हम देखेंगे कि यूरेनियम की जो हमने खोज करी थी वो हमें कहां मिले थे, लद्दाख में मिले थे। ओके, लद्दाख में हमें यूरेनियम का रिजर्व मिला था, और अभी भी हमें उसका क्या है, संपूर्ण मात्रा को हमें पता नहीं लग पाया यहाँ पर कितना यूरेनियम मौजूद है। क्लियर, अब हम देखेंगे कि 2023 में क्या हुआ। 2023 में फरवरी में आपको क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में आपको किसकी खोज, किसके रिजर्व मिले, आपको लिथियम के रिजर्व मिले। ओके, तो ये जो रिसोर्सेज हैं जिनका अभी हमें संपूर्ण मात्रा का ज्ञात नहीं हुआ है कि यह वहां पर कितनी मात्रा में है, और आगे आने वाले समय में हम टेक्नोलॉजी के अनुसार, जब हम अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के अनुसार इसे यूज कर पाएंगे, तो इन सारे साधनों को हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज कह रहे हैं। तो ये जो हमारा यूरेनियम है और ये हमारा लिथियम है, ये क्या है, हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक कौन सा होता है, बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज है हमारे, और अबायोटिक रिसोर्सेज है। अब बायोटिक रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, जो जिनमें लाइफ होती है, लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, तो प्लांट्स हैं, एनिमल है हमारे, ये हमारे क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। और अबायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे सॉइल हो गया हमारा, सॉइल है, ये किस किस श्रेणी में आते हैं, ये आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें कौन कौन से आएंगे, सॉइल आएगा आपका, और कौन आएगा, रॉक आएगा, रॉक है, मिनरल्स है, ये किस में आते हैं, ये आएंगे अबायोटिक रिसोर्सेज में। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का क्लासिफिकेशन करा गया था, उसमें जैव संसाधन थे और अजैव संसाधन थे। जैव संसाधन कौन कौन से होते हैं, जिनमें लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया हमारा, ये क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है। और सेकंड टाइप का क्या थे हमारे, अबायोटिक रिसोर्सेज, नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें कौन कौन से थे, सॉइल, रॉक, मिनरल्स। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। दूसरे स्लाइड पर चलते हैं हम। ये हमारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है। इसमें आपको फंगाई मिलेगा, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अबायोटिक में आपको सॉइल्स मिलेगा, लाइट मिलेगी, वाटर है, एयर है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर है, ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है। हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, और अभी तक हमने
प्राकृतिक संसाधन थे उनका क्लासिफिकेशन करा था। बेसिस ऑन क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करा था? विकास के आधार पर करा था। उनके प्रयोग के स्तर के आधार पर हमने रिसोर्स को किन दो भागों में बांटा था? हमने आपको बता चुके थे, रियल रिसोर्सेज के आधार पर बांटा था और पोटेंशियल रिसोर्सेज के आधार पर हमने इनको बांटा था। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और फिर हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स को किन दो भागों में क्लासिफाइड करा था? बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज के में डिवीजन करा था। अब हम देखते हैं जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनको विस्तृत रूप से किन दो भागों में बांटा गया है, किन दो भागों में क्लासिफिकेशन करा गया है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के आधार पर इनको बांटा गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या अंतर है और ये क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो संसाधन क्या है? जो शीघ्र से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। पुनः पूरित का मतलब क्या है? वो दोबारा रिसाइकल हो जाते हैं या रीयूज्ड हो जाते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? नवीकरणीय संसाधन कह रहे हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन होते कौन से हैं, इनके उदाहरण देखते हैं हम। ये हमारा क्या है? वाटर है, ओके, सॉइल है, फॉरेस्ट है हमारे, ये हमारे जितने भी वन वगैरह हैं ये क्या है? ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये अपने आप क्या हो रहे हैं? शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं और पुनः पूरित हो जाते हैं। तो इनको हम क्या कह रहे हैं? नवीकरणीय संसाधन कह रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार क्या होता है? सीमित होता है इनका भंडार, और भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद ये नवीकरण संसाधन पुनः पूरित नहीं हो सकते, दोबारा रीयूज्ड नहीं हो सकते। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन कौन से हैं? कोल है हमारा, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये हमारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे। कोल है, पेट्रोलियम है, इनका मानव क्या कर रहा है? ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा असीमित इनको कंज्यूम कर रहे हैं हम। कोल है हमारा, पेट्रोलियम है, हम जब गाड़ी से कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें उसमें किसकी जरूरत है? ईंधन की जरूरत है, फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत है, हमारी पेट्रोलियम की जरूरत है। तो ये जो हमारे अनवीकरणीय संसाधन है ये क्या है? सीमित है। मानव अपने क्रियाकलापों से इनको क्या कर रहा है? इनको धीरे धीरे इनका उपभोग कर रहा है। अब हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? विंड, एयर से हम ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी पवन चक्कियां हैं, विंड मशीन है। तो विंड मशीन से हम, पवन मशीन से क्या कर रहे हैं? ऊर्जा का उत्पन्न हो रही है। रिन्यूएबल डेवलपमेंट के कि हम क्या कर रहे हैं? इनका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? रिसोर्सों को बचा पा रहे हैं उनके लिए। सनलाइट रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसके लिए हमने सोलर पैनल का निर्माण करा और हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बता रहे हैं। इसके द्वारा क्या हो रहा है? इससे हमारा बिजली का निर्माण हो रहा है। हाइड्रो पावर, जो नदी में बहता हुआ जल है उसे रोककर हम बांधों का निर्माण कर रहे हैं और उनसे हम क्या कर रहे हैं? वो पानी टरबाइन वगैरह पे गिरा के हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हमारी को जियोथर्मल है, वो जियोथर्मल एक्टिविटीज हैं, वो क्या है? वो सब रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी। और बायोमास, जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, ये हमें क्या कर रहे हैं? प्लांट्स का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, CO2 गैस को लेना और ऑक्सीजन रिलीज करना, ये काम होता है। और ये हमें किस तरह से यहाँ पर से हमें वुड्स मिल रही हैं। यहाँ पर हमें कौन सा संसाधन की पूर्ति हो रही है? वुड्स मिल रही है यहाँ से, ठीक है, वन संपदा का ये संसाधन हो पा रहा है यहाँ पर। फिर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को देखते हैं। ये हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमें कौन कौन से आते हैं? ऑयल आ रहा है हमारा, कोल आ रहा है, ये सब क्या है? ये एनर्जी उत्पन्न हो रही है इससे। तो हमारी ट्रेन पहले से चलती थी कोयला के माध्यम, इंजन जो कोयल ट्रेन चलती थी वो तब हम यूज करते थे कोयले वाला इंजन। अब हम किससे यूज करने लगे हैं? अब इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो ट्रेन चल रही है इंडिया में वो किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। और ये क्या है? हमारे न्यूक्लियर एनर्जी है हमारी, ये क्या है? नेचुरल गैसेस। तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत है। अब हम देखेंगे कि जो संसाधन है उनका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों का ऑन द बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है? सर्वव्यापक, यूबीक्यूटस, यूबीक्यूटस। और सेकंड टाइप क्या है? स्थानिक। ये क्या है? लोकलाइज्ड। तो हम देख रहे थे कि जो संसाधनों को हमने वितरण के आधार पर दो भागों में बांटा है, तो वो हमारा फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है हमारा सर्वव्यापक, यूबीक्यूटस। और दूसरा क्या है? स्थानिक, लोकलाइज्ड। तो हम पहले टाइप के बारे में देखेंगे कि सर्वव्यापक कौन से संसाधन होते हैं। जो संसाधन क्या है? सभी जगह पाए जा रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं?
सर व्यापक संसाधन कह रहे हैं जो सभी जगह उपस्थित है। जैसे क्या है उनमें सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, वायु है, जिससे हम सांस लेते हैं, वो क्या है, सर्वव्यापक है, यूबिक्विटस है। वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, निश्चित जगह पे ही या निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर विशेष स्थान पर ही पाए जा रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, स्थानिक संसाधन कह रहे हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कह रहे हैं। इनमें कौन कौन से आएंगे, जैसे हमारे क्या है, मिनरल्स हैं, हमारी सॉइल्स है, सॉइल हर जगह अलग अलग पाई जाएगी, लेटराइट मृदा कहीं और पाई जाएगी, उपजाऊ मृदा हमारी है। मिनरल्स है हमारे, कॉपर कहाँ पाया जाएगा, अभी हमने आपको बताया था लिथियम कहाँ पाया गया था, हमारा मिला था कहाँ पर, लिथियम के रिजर्व मिले हैं, J&K में हमारे लिथियम के रिजर्व मिले हैं। और ये जो हमारे जो लिथियम है और यूरेनियम है, जो ये रिजर्व मिले हैं हमें, ये कहाँ मिले हैं, लिथियम हमें मिला है जम्मू एंड कश्मीर में, और यूरेनियम हमें कहाँ मिला है, ये मिला है हमें लद्दाख रीजन में, जो नुब्रेली के आसपास। ये जो आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्षेत्र विशेष पे हमारे जो वितरण के आधार पर जो रिसोर्सेस पाए जा रहे हैं, इनका मुख्य कारण क्या है कि ये एक जगह पे ही सारे नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग जगह क्यों मिल रहे हैं। जो हमारा प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, वितरण पे जो हमारा वितरण असमान है हमारे देश में, पृथ्वी पर, उसका क्या कारण है, उसके क्या है महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, क्या है, भूभाग है हमारा, सेकंड क्या है, क्लाइमेट है, क्लाइमेट, बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, हाइट, एल्टीट्यूड कहेंगे, एल्टीट्यूड, धरातल से ऊंचाई को हम कह रहे हैं एल्टीट्यूड कह रहे हैं, या फिर कह रहे हैं तुंगता कह रहे हैं। तो ये हमारे क्या हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को असमान करने के लिए क्या गए, उस पर निर्भर है। भौतिक कारक हैं, कौन कौन से भौतिक कारक हैं, भूभाग है, क्लाइमेट है, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, धरातल से ऊंचाई के कारण क्या हो रहा है हमारी पृथ्वी पर, इन कारकों के कारण प्राकृतिक संसाधन है उनके वितरण में क्या हो रही है, असमानता हो रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि हमें लिथियम के रिजर्व कहाँ मिले, हमें लिथियम के रिजर्व हमें मिले हैं जम्मू कश्मीर में मिल रहे हैं। हम देखेंगे यूरेनियम के रिजर्व हमें कहाँ मिले, जम्मू लद्दाख रीजन में मिले हैं। और हम देखेंगे कि ब्लैक सॉइल हमारी कहाँ पाई जाती है, ब्लैक सॉइल हमारी कहाँ पर पाई जा रही है, महाराष्ट्र के आसपास पाई जा रही है। तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये भी डिपेंडेंट होता है। तो ये किससे संबंधित है, क्लाइमेट से संबंधित है। ओके, ये सब हम आपको अच्छे से क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाएंगे कि कहां पर कौन सी मृदा पाई जा रही है और क्यों पाई जा रही है। ओके, तो हम देखेंगे कि जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ये हमारा क्या है, ईस्टर्न घाट है, और ये हमारा वेस्टर्न घाट है। तो हम वेस्टर्न घाट में देखेंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है, तो वहां पर कौन सी सॉइल पाई जा रही है, लेटेराइट सॉइल पाई जा रही है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो भौतिक कारक हैं वो कैसे निर्भर करते हैं संसाधनों के वितरण पर। अब ये स्लाइड में आपको दिखा है, ये आपको हम समझा चुके हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो विस्तृत रूप से नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों में बांटा गया है। इस स्लाइड को हम पढ़ा चुके हैं। मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज क्या है, अब कभी कभी क्या होता है, जो हमारे नेचुरल मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, वो संसाधन कब बनता है, मूल रूप है जो उनका पेरेंट फॉर्म है उनकी, उनको क्या कर रहे हैं हम, बदल रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तब वो क्या बन रहे हैं, तब उनको हम संसाधन कह रहे हैं। जैसे हमें पहले क्या हुआ, हमें आयरन ओर मिला, तो आयरन ओर उस समय तक संसाधन नहीं था, उस समय तक रिसोर्सेज नहीं था, जब तक हमने क्या करा था, उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। तो आयरन ओर से जब हमने क्या करा, लोहा बनाना सीख लिया, तब हमें पता चला कि आयरन ओर क्या है, एक संसाधन है। तो लोग प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग तो इसी प्रकार, अब ये जो हमने आयरन ओर से लोहा बना रहे हैं, ये कैसे बन पाया, ये हमारे मानव है हमारा, उसके क्या ज्ञान से, उसके ज्ञान से, उसकी नॉलेज से, उसके स्किल से और तकनीकी विज्ञान से, उससे क्या बनाया, वो उसने लोहे का आविष्कार करा आयरन ओर से। जो लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे मूल संसाधन हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उस लोहे आयरन ओर से लोहे का बनाया, और लोहे से अब क्या बन रहे हैं, वो ब्रिज बना रहे हैं, बाइक्स बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, लोगों ने सड़कों का निर्माण करा। ये आप क्या देख रहे हैं, ये आप जितने भी आविष्कार देख रहे हैं, इनके द्वारा बनी हुई ट्रांसफॉर्मेशन चीजें, ये पदार्थ हैं, इनके रिसोर्सेज के द्वारा जो बनी हुई चीजें हैं, आविष्कार हैं, ये क्या है, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। इसमें कौन कौन से आ गए, ब्रिज है, रोड है, मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सब क्या है, ये मैन मेड रिसोर्सेज है। ओके, अब टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब जैसे आयरन ओर को हम आयरन ओर से हम क्या बना रहे हैं, आयरन बना रहे हैं,
तो ये किसके माध्यम से बना रहे हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी भी एक प्रकार का क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, मैन मेड रिसोर्सेज है। अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि मानव संसाधन क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या तात्पर्य है? तो हम ये देखेंगे लोगों की संख्या और योग्यता से ही मानव संसाधन का क्या कर रहे हैं हम? तात्पर्य। जैसे क्या है? पॉपुलेशन से हमारी पॉपुलेशन, तो इसमें क्या हो गए? लोगों की संख्या हो गई, ओके, नंबर्स हो गए लोगों के। और दूसरा क्या है? योग्यता, स्किल्स। अब स्किल क्या है? ये हमारी दो तरह की है। ये क्या है? मेंटली है, हेल्थ, शारीरिक है। तो अब मानव संसाधन में हम देखेंगे कि अगर मानव के पास कौशल है, स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, नॉलेज है और शिक्षा है, तो वो क्या है? वो भी एक संसाधन कहलाते हैं। और हम क्या है? स्किलफुल है, नॉलेज है, हमें एजुकेशन है, तभी तो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। तो हम भी क्या है? हम भी एक देश के उभरते हुए मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। जो हम लोग हैं, हम जो टीचर्स हैं, वो क्या है? वाई अकेडमी पे हम सब पढ़ा रहे हैं। भारत जैसे देश के लिए क्या है? एक उभरते हुए मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज से हम बता रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्सेज को किन दो भागों में बांटा गया है? पॉपुलेशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? लोगों को, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर क्या है? उस देश में ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे, उनकी हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन और हेल्थ ये क्या करते हैं? ये किसी मानव संसाधन को और क्या कर रहे हैं? स्किलफुल बना रहे हैं, ओके। उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी नॉलेज बढ़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? काफी स्किलफुल हो रहे हैं। दुनिया में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज का, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, एक हमारे क्या है? स्टीव जॉब्स हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, नीतीश राजपूत हुए हमारे, और ये ध्रुव राठी हुए। ये क्या है? ये भारत के ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब हम हेल्थ इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप क्या है, आपका हेल्थ अच्छी है, तो आप क्या कर पा रहे हैं? आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर पा रहे हैं। तो आप देखिए विराट कोहली हमारे, कितने बड़े ह्यूमन रिसोर्सेज हैं पूरी कंट्री के लिए, और इनका वर्ल्ड वाइड में भी कितना बड़ा नाम है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए हमारे, ये बहुत बड़े ह्यूमन संसाधन है। तो हेल्थ अच्छी होने के कारण आप, अगर हेल्थ से क्या है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप क्या कर पा रहे हैं? आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। तो आप क्या है? आप एक ह्यूमन रिसोर्सेज का काम कर रहे हैं। तो आपको मानव संसाधन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं, संसाधनों को और निर्माण करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा क्या है कि आप क्या करें? लोगों को कौशल करें और उनके कौशल में आप सुधार करें, उनके ज्ञान को बढ़ाएं। तो आप क्या करेंगे? आपका जो मानव संसाधन का क्या होगा? विकास होगा। लोगों के कौशल का सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इंप्रूविंग द स्किल्स ऑफ पीपुल इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम फॉर रिन्यूअल। अब जैसे क्या है? हम पानी को इस तरह प्रयोग कर रहे हैं कि वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, इस तरह से हम उसका उपभोग करें और उसको टाइम दें क्या होने का? रिन्यूअल होने का। तभी हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या करेंगे? हमने क्या करा? पेड़ है हमारे, ये क्या है? हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ओके। अब हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को फिर लगाएं भी, जिससे क्या हो, और उतना समय दें ताकि ये दोबारा पेड़ उगे और फिर ये बड़े हो। तो उतना हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति में इन जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम उतना समय दे रहे हैं, देम टाइम फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये प्रक्रिया क्या है? ये संसाधन संरक्षण की प्रक्रिया है। हम संसाधनों को सतर्कता पूर्वक उपयोग करें और जितना हमें उसकी जरूरत है उतना ही प्रयोग करें। अब क्या है? जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल आपका थोड़ी दूरी पर है, तो आप पैदल चले जाइए या साइकिल से चले जाइए, जरूरी नहीं है बाइक से ही जाना है। तो बाइक से आप जा रहे हैं तो क्या आप फॉसिल फ्यूल्स, हमारा जो पेट्रोलियम है, ये क्या है? हमारे ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और ये इनके जो भंडार हैं वो सीमित है। ये हमारे क्या है? संसाधन संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जो हमारे संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखने को हम क्या करें? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की जितने भी जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं
और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनका हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ सकें। उस इस तरह के संरक्षण में संतुलन बनाए रखने को हम क्या कह रहे हैं, इसे सतत पोषणीय विकास कह रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहे हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है कि आप कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज अगर बाइक से जा रहे हैं तो आप क्या करें, साइकिल से जाएं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये क्या होगा, इसकी बचत होगी। तो इसके उपयोग को कम करके हम क्या कर रहे हैं, पुनः चक्रण कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं और सतत पोषणीय विकास क्या है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करना, वर्तमान पीढ़ी भी उसे प्रयोग करे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको क्या करे, उसकी भी आवश्यकताएं उस संसाधनों से पूरी होती रहे, तो इसको कह रहे हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कह रहे हैं। चित्र में आप देख रहे हैं ये क्या है, ये 17 गोल्स हैं हमारे। इसको ये बारे में हम अच्छे से आपको बताते हैं कि यूएनओ ने क्या करा। यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को क्या करा है, सतत पोषणीय विकास के लिए 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। और ये हमारे 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड, जो हमारे वर्ल्ड को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य है वो क्या है, नो पॉवर्टी, पूरे विश्व में कहीं भी गरीबी ना हो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी हो पाए, मेल और फीमेल में क्या हो, जेंडर इक्वालिटी मिले, और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मिले, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिले, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, काम करने के लिए उन्हें डिसेंट वर्क मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ हो विश्व में, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इनोवेशन मिले, लोग स्टार्टअप नए नए स्टार्टअप्स करें, और रिड्यूस इनइक्वालिटीज, असमानताओं को में कमी करें, सस्टेनेबल सिटीज बनाएं एंड कम्युनिटीज, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। और फिर देखेंगे हम क्लाइमेट एक्शन। 13 हमारा जो सस्टेनेबल गोल है। 14 लाइफ ब्लो वाटर, जो समुद्र में पानी के नीचे की जो लाइफ है उसके बारे में, उसका भी संरक्षण करें। लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये हमारे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स हैं, जिससे हम क्या करेंगे, इन 17 लक्ष्यों को पूरा करने का हमने संकल्प लिया है। और इन लक्ष्यों में आप 5 पी पर बल दिया जाएगा। 5 पी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट पी है पीपुल, सेकंड पी है प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी क्या है, समृद्धि है। फोर्थ पी क्या है, पीस, शांति। लास्ट जो फिफ्थ पी है उसको हम क्या करें, पार्टनरशिप, इधर लिख लेते हैं, पार्टनरशिप। इन लक्ष्यों में हमने P5 पर बल दिया गया है, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप पे। इसमें एक इंपोर्टेंट बात और है, भारत ने क्या करा है, क्लाइमेट चेंज पे की योजना है, जो हमारी इनिशिएटिव है हमारा क्लाइमेट का, उसमें हमने क्या करा है, जो हमारा UNFCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने 2 अक्टूबर 2015 में जलवायु पहल योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत ने क्या करा है, 2030 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्म स्रोतों, जैसे क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और अपनी जो हमारी पृथ्वी है उनको हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे से दे सकें, उनके लिए भी जो संसाधन है दे सकें उन्हें। ओके, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और ये चैप्टर भी इसी के साथ समाप्त हो रहा है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा यूट्यूब चैनल है वाईकेडमी, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और वहां पर आप बताएं कि हम ज्योग्राफी को आप कितने अच्छे से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और कोर्स आपका जल्दी से जल्दी पूरा करा देंगे। जल्दी हम MCQ की भी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की। इसी के साथ हम चलते हैं। थैंक यू गाइस।